नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमने पढ़ लिया है किस तरीके से 1600 में कंपनी की स्थापना होती है और 1608 में वो भारत आती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1773 में किस तरीके से कंपनी पे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। फिर उसको सुधार करने के लिए 1784 का एक्ट आता है। इसी क्रम में लगातार चार्टर आते रहते हैं, पहले 33 का, फिर 53 का, फिर 58 का आता है, इसके बाद 61 में आता है, फिर 92 में आता है, फिर 1909 में जो कि मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म कहलाता है। फिर इसके बाद 1909 का था ये वो, और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आता है, इसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई। फिर इसके बाद जो सबसे आखिरी में हम बात कर रहे हैं आज इस चैप्टर के, इसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो अब इस एक्ट के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या ब्रिटिशर्स सिर्फ इस बात पे मान गए थे कि, लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं, इसके पीछे कुछ अलग ही कारण चल रहा है, क्योंकि एक अभी अभी वर्ल्ड वॉर जो 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है और 2 सितंबर 1945, यानी कि 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। इसके बाद अब पूरा जो ज्योग्राफी है वो पूरा बदल जाता है। अब ब्रिटेन जो है वो एक उतना पावरफुल कंट्री नहीं बनता है, क्योंकि लगातार 2 वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुका होता है। इसके अलावा भी उसकी आंतरिक कुछ सिविल वॉर्स लगातार होती रहती हैं। इसकी वजह से अब ब्रिटेन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब भारत पे उसको सत्ता स्थापित करना पहले के जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले वो एक साम्राज्य था। और ब्रिटेन के लिए एक जो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि जो ये ब्रिटेन है इनका कभी सूर्यास्त नहीं होता है। एक्चुअली ये सही था, क्योंकि ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक इनका एम्पायर था। अगर देखें तो सबसे पूर्वी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक, जहाँ पे अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी वहाँ तक इनका शासन था, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक। कभी यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है तो कभी वहाँ पे सूर्योदय हो रहा है। अगर एक जगह सूर्यास्त हो रहा है तो दूसरी जगह सूर्योदय हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन 1947 आते आते सब कुछ बदल 1945 आते आते सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ब्रिटेन वो ब्रिटेन नहीं रहता है जो दुनिया पे राज कर रहा है। अब धीरे धीरे 1947 आते आते ब्रिटेन जिस तरीके से 2 वर्ल्ड वॉर लड़ता है, इससे उसकी बहुत ही खस्ता हालत हो जाती है। और एक 2 और देश पावरफुल बन के उभरते हैं, जिसमें एक था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा यूएसआर, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। ये 2 देश उभरते हैं और इनमें भी एक जंग होती है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में तो ये दोनों साथ लड़े थे, यूएसआर और यूएसए, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। और वर्ल्ड वॉर 2 के समापन के जस्ट बाद ही एक कोल्ड वॉर, शीत युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच, यूएसआर और यूएसए के बीच में, जो कि यूएसए चाह रहा था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म फैले और यूएसआर चाह रहा था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैले, साम्यवाद फैले। तो इन दोनों के बीच में जो एक जंग था वो पूरी दुनिया ने उसका असर देखा। और देखा क्या, कहीं कहीं पे आज भी असर देखा जा रहा है। हालांकि 1991 जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर भी समाप्त हो चुका, लेकिन फिर भी इन दोनों के कोल्ड वॉर के चक्कर में न जाने कितने देशों में प्रॉक्सी वॉर लड़े गए। उसी में से अगर देखें तो जैसे कि अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ, हालांकि वो एक सिविल वॉर था, लेकिन उसमें भी प्रॉक्सी वॉर ही चल रहा था। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो वहाँ पर भी सेम था, यूएसएसआर और यूएसए का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे बहुत से देशों में अब यानी कि ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ताकतवर कंट्री अब जो निकल के आ रही है वो यूएस से आ रही है, यूनाइटेड स्टेट। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरीके से हथियारों का जो एक सेलिंग किया वो यूनाइटेड स्टेट ने ही किया, और उसकी वजह से अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री बन चुका था। इसके अलावा अब यूनाइटेड स्टेट को एक मार्केट भी चाहिए था, क्योंकि प्रोड्यूसर तो वो था ही, तो उसको मार्केट भी चाहिए। तो मार्केट के लिए इंडिया को इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया उस वक्त क्या अभी भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो यूनाइटेड स्टेट का भी एक दबाव था यूके पे कि अब भारत को आप आज़ाद करिए, क्योंकि अमेरिका खुद दास्ता के दास्ता में झगड़ा हुआ देश था, जो कि अपने आप को आज़ाद करवाया था ब्रिटेन से। तो वो जान सकता था, और अमेरिका ने एक शपथ भी लिया था कि हम अपना साम्राज्यवाद की नीति अपने नहीं आजमाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, और वो कहीं भी अपना साम्राज्य उन्होंने बनाया भी नहीं, ये बात भी सत्य है। तो हालांकि छोटे छोटे कुछ कॉलोनीज यूनाइटेड स्टेट की आज भी हैं, लेकिन उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता जैसे तब यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम की थी, या फिर फ्रेंच की थी।
तो परिस्थितियां अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब इंग्लैंड को भारत को स्वतंत्र कराना ही पड़े, मतलब स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि तब ब्रिटेन अलग था, अब ब्रिटेन अलग हो चुका है। और ऊपर से भारतीयों में विरोध और बढ़ता प्रेशर, और वर्ल्ड वॉर 2 में जाने से पहले इस बार अमेरिका यूके ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और वैसा होता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है और किस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटनी, इस नाम को आप याद रखिएगा, एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके बाद सत्ता जो है उत्तरदायी भारत के हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें से इस घोषणा पे मुस्लिम लीग ने काफ़ी विरोध किया था कि मतलब बंटवारे की कोई बात नहीं की गई, किस तरीके से आपने ऐसा कह दिया। तो फिर से वापस बुलाया जाता है, और 3 जून 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान गठित है वो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पे लागू होगा जो इसे स्वेच्छा से लागू करना चाहते हैं, बाकियों पे नहीं। और 1947 यानी कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जो भारत के वायसराय लास्ट और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो भी माउंटबेटन ही बनते हैं। उन्होंने एक माउंटबेटन योजना लाई 1947 में, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, और इसी के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश बना और पाकिस्तान एक अलग देश बना। तो इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी उसमें से था इसने भारत में, तो इसमें जो बात था, इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और इसको संप्रभु मतलब भारत किस देश के साथ कैसा संबंध रखेगा इसके बारे में भारत स्वयं निर्धारित करेगा, इस पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कहा गया कि इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का सृजन किया, और इनको ये छूट दी कि राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पे दोनों जो डोमिनियल राज्य हैं इनमें गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र हैं उनके कैबिनेट सिफारिश पे ब्रिटेन के ताज को करनी थी, और इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और जो पाकिस्तान के मतलब स्वतंत्र पाकिस्तान बोले तो उसके जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो जिन्ना बनते हैं। हालांकि माउंटबेटन को लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल बनेंगे और वो परिस्थितियों को हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिन्ना जो है वो जिद करते हैं कि हम पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हम ही बनेंगे, तो उनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और जो ये सब कड़ी है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों राज्य थे उनके संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि नए संविधान का निर्माण और उसके क्रियान्वयन हेतु अपने अपने संबंधित क्षेत्रों और तथा विधानसभाओं का गठन कर सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित किया गया कोई भी कानून अब इन 2 राज्यों पे लागू नहीं होगा, और हाँ, जो लागू करना चाहते हैं तो वो अपना एक नया कानून बना के उसे लागू भी कर सकते हैं। इस कानून से ब्रिटेन में जो भारत के सचिव पद है उसको समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव में स्थानांतरित कर दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संप्रभुता जो थी उसकी समाप्ति करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के साथ जो समझौते किए गए थे, यानी कि जो ब्रिटिश से करना है कि नहीं करना है, जो हस्ताक्षर किए थे उस सभी ट्रीटियों को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें भारतीय रियासतों को एक स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो भारत में आ सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं, या वह खुद को स्वतंत्र रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक राज्य में, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की अनुमति दे दी थी। मतलब आप जब तक आपका अपना संविधान नहीं बनता तो 1935 वाला जो एक्ट हमने भी पढ़ा था उसी हिसाब से अपना आप राज्य चलाइएगा, ठीक है। तो इसने ब्रिटिश शासक जो थे, इसमें जो ब्रिटिश शासक थे उसमें विधेयकों को, तो जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं
वो राष्ट्रमंडल संबंधी और तथा विदेशी मामलों के मंत्री बनते हैं। और सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय, और जॉन मैथाई को उद्योग और नागरिक दिया जाता है, और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। और फिर स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बनता है 1947 में, उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सरदार पटेल को गृह मंत्री, सूचना मंत्रालय और राज्य मामलों के मंत्रालय दिया जाता है। और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया जाता है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनको शिक्षा मंत्रालय, और जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय, तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, और रक्षा का जो काम था वो सरदार बलदेव सिंह को दिया जाता है, जो कि अंतरिम सरकार में भी यह वही काम करते हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है, और C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय, तथा V.N. गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम कि श्रम मंत्रालय किसे दिया जाता है, तो वो जगजीवन राम रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो 1947 का एक्ट होता है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। और आज ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा संविधान बनता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उसको शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और अगर रिप्लाई कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रहे, अगर कोई अलग से क्वेश्चन है तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।